हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर आज एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं निर्यात संवर्धन तकनीक, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो अंतिम टॉपिक है वो कौन सा है। तो इसको हम आपको जानना ज़रूरी है कि निर्यात संवर्धन तकनीकी क्या क्या है, आखिर निर्यात संवर्धन होता क्यों है। देखिए, प्रत्येक देश क्या चाहता है कि वो चाहता है कि देश का जो है निर्यात अधिक से अधिक हो। निर्यात जब अधिक से अधिक होगा तो वो क्या होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की इकोनॉमी को आप तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है, इसीलिए प्रत्येक देश चाहता है कि निर्यात अधिक हो। जिस देश का निर्यात कम होता है वो निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से सहायताएं देती हैं, सुरक्षाएं देती हैं और संरक्षण देती हैं वो व्यापारियों को, उद्योगों को, जिससे कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट किया जा सके, यानी कि निर्यात किया जा सके। इसी प्रक्रिया को निर्यात संवर्धन कहते हैं। निर्यात संवर्धन हमने आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। निर्यात संवर्धन सिंपल सा हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात वृद्धि की दृष्टिकोण से उद्योगों को तरह तरह के संरक्षण व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसी को निर्यात की संज्ञा दी जाती है। सिंपल सा परिभाषा थी, आप इसको नोट कर लीजिए चाहे तो, ज़रूरी है क्योंकि परिभाषा जब आप समझेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझने आसानी होगी। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 साल ऐसे थे जिसमें कि हमारा जो है निर्यात वो आयात से ज़्यादा रहा हो। सिर्फ 2 साल। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि इतना बड़ा देश है और सिर्फ 2 साल ही निर्यात यानी कि हमारा निर्यात ज़्यादा था, जबकि ये हमेशा निर्यात ज़्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। तो यही चीज़ है। 2 साल वो कौन कौन से थे, तो इसको आप देख लीजिए। 1972-73 और 1976-77। 1972-73 एंड 1976-77 ऐसे 2 साल थे जिसमें कि हमारा क्या है, निर्यात क्या था, आयात से अधिक था। इसमें 104 करोड़ का अधिक था, इसमें 106 करोड़ का अधिक था। ठीक है, तो ये 2 साल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सिर्फ 2 साल ऐसे थे जहाँ पे कि हमारे निर्यात अधिक थे। ठीक है, यानी कि जिसे कहते हैं व्यापार संतुलन पक्ष में था, नहीं तो हमेशा हमारा व्यापार असंतुलित होता है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को वो कहें या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए ये क्या करते हैं, व्यापार संतुलन को पक्ष में करने के लिए ये उनको क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। नए उत्पादों के लिए बाज़ार खोला। यदि आप चाहते हैं कि निर्यात बढ़े हमारा, तो उसके लिए क्या होते हैं, नए प्रोडक्ट के लिए बाज़ार को खोजना, जो कि विदेशों में माल बिक सके, जो विदेशों में जिनकी डिमांड अधिक हो उनके वो बाज़ार खोजना। ठीक है, या उनको उद्योग की स्थापना करना। उसके बाद करना विकास योजनाओं को सफल बनाना, यानी कि उद्योग खोलना और उन योजनाओं को सफल बनाना जो कि इंपोर्ट में अधिक मदद कर सकें, उन योजनाओं को सफल बनाना। विदेशी मुद्रा अर्जित करने एवं औद्योगिकरण को तीव्र करने के लिए निर्यात संवर्धन ही एकमात्र उपाय होता है। यह एक अच्छा रास्ता होता है। यानी कि जब औद्योगिकरण को क्या करेंगे, जब अधिक से अधिक आप निर्यात करेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक जब निर्यात करेंगे तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ आपको सिंपल से समझ जाएगी। जब निर्यात अधिक से अधिक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन अधिक करेंगे। अब प्रोडक्शन अधिक करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ से कितना होता है। प्रोडक्शन अधिक करने के लिए अधिक आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अच्छी सड़कें चाहिए, यानी कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या हो जाएगा, गुड गवर्नमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए अधिक प्रोडक्शन के लिए, नए उद्योगों की स्थापना के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद अधिक लेबर चाहिए, यानी कि मोर लेबर चाहिए।
ठीक है। जब मोर लेबर होगा तो देश का क्या होगी, देश की स्थिति अपने आप सुधरेगी। यानी कि जब देखिए प्रोडक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये मोर लेबर चाहिए और गुड इकोनॉमी चाहिए, ठीक है। जब अधिक प्रोडक्शन करने के लिए एक अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए, तो गुड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके लिए ये चाहिए। तो प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे कि जब प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे मोर लेबर यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रॉ मटेरियल से अधिक बिकेंगे तो देश का हर तरह से क्या होता है, देश का विकास होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और गुड्स को क्या करेंगे, विदेशों में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, गुड्स क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए क्या फ़ायदा है, आप यहाँ से जब एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो भी देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब इस माल को देश के अलावा विदेशों में जब बेचेंगे तो जो फ़ायदा कमाएंगे वो भी तो क्या होगा, वो तो देश ही में आएगा ना। तो देखिए देश का कितने रूप से फ़ायदा हो रहा है, एक तो सब कुछ यहाँ जनरेट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है कि विदेशों से लाभ जो आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है वो भी होगा। उन विदेशी मुद्रा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सोने में, या जो आयात करते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, या देश के विकास के लिए भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितने ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, इसको आप आसान भाषा में इसको समझ गए होंगे। तो अतः निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। निर्यात संवर्धन तो आप समझ गए होंगे कि अधिक से अधिक निर्यात करना, निर्यात को प्रमोशन देना ही निर्यात संवर्धन। अब आयात प्रतिस्थापन क्या है, देखिए निर्यात संवर्धन से एक चीज़ और जुड़ी है, आयात प्रतिस्थापन। यदि देश का विकास चाहते हैं कि कम विदेशी मुद्रा खर्चा हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, एक शब्दावली है आयात प्रतिस्थापन। देखिए क्या करते हैं, जिन चीज़ों का आयात यानी कि जिन चीज़ों का उत्पादन आपके देश में नहीं होता है और देश की इकोनॉमी के लिए या देश के लोगों के लिए वो ज़रूरी होती है, ठीक है, उन वस्तुओं को आप क्या करते हैं, विदेश से मंगाते हैं, यानी कि विदेशों से मंगाते हैं, यानी कि आप इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होती है, देश की मुद्रा बाहर जाती है और देश का काफ़ी लॉस होता है। तो इसी को आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं कि जो चीज़ देश में उत्पादन नहीं हो रही उनको देश के अंदर संभावना ढूंढना कि क्या उनका उत्पादन हो सकता है, और संभावना ही ढूंढना नहीं, उनको संभावना को परिवर्तन करना, यानी कि उसको अवसर में, संभावना को अवसर में परिवर्तन करना, और उन जो विदेशों से जो चीज़ आयात कर रहे हैं उनको देश में ही निर्यात करना, अवसर का परिवर्तन, संभावना को अवसर में परिवर्तन, ठीक है। तो अवसर में परिवर्तन आप इसको चेंज करेंगे। तो इसको जब आप प्रोडक्शन अधिक करेंगे तो फिर आप विदेशों में भी उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे भविष्य में, यानी कि विदेशों में एक्सपोर्ट करवाएंगे और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो तक विदेशों को फ़ायदा जाता था वो अपने देश को ही होगा, देश में ही रोज़गार का सृजन होगा, देश की ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो ये सारे बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं इसके लिए। अब भारत जो है, भारत सरकार जो है या भारत में निर्यात संवर्धन के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ये चीज़ सबसे अब यहाँ पे ज़रूरी है। टेक्निक आपने देख ली, निर्यात संवर्धन की टेक्निक आपने देख ली। ये तकनीकी कौन कौन सी है कि एक तो हो गया कि निर्यात को बढ़ाना और दूसरा हो जाएगा कि आयात प्रतिस्थापन। ये दो तकनीकें हो गए। अब हम देखते हैं निर्यात संवर्धन के प्रयत्न कौन कौन से किए गए हैं। तो निर्यात संवर्धन के प्रयत्न, देखिए निर्यात संवर्धन के लिए कौन कौन से अभी तक स्टेप उठाए गए हैं इनको देखना है। तो पहला होगा निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना। पहला क्या हो जाएगा, निर्यात संवर्धन क्या होगा कि निर्यात संवर्धन जो है वहाँ पे आपको परिषदों की स्थापना करना। इसका क्या तात्पर्य होगा, परिषदों की स्थापना करना। देखिए हर देश जो है निर्यात को बढ़ाना चाहता है, तो निर्यात संवर्धन के लिए क्या होता है कि विभिन्न परिषदों का जो है स्थापना की जाती है। इनका कार्य क्या होता है, उत्पादन तरीकों में सुधार लाना,
ये जो परिषद होते हैं, ये इनका कार्य होता है कि जो विदेशों में जिन चीज़ों की मांग अधिक है या विदेशों को जो निर्यात किया जाता है, उनकी तकनीकों में, उनके उत्पादन के तरीक़ों में सुधार लाना तथा वो विदेशी क्या है, विदेशी मांग के अनुरूप बनाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो गया। अब क्या हुआ कि देखिए इसमें क्या होता है कि अब भारत जो है साड़ियों का उत्पादन करता है। बनारस की साड़ी जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्या होगा कि साड़ियाँ जो होती हैं, अब आपको इनको क्या हुआ कि एक बार हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो अफ्रीकी देशों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अफ्रीकी देशों को वस्त्र मुहैया करा जाए, यानी कि साड़ियाँ के रूप में उपलब्ध कराया जाए। तो भारत में साड़ियाँ होती हैं, उसको कई बार लपेटा जाता है, उसको पहनने में दिक्कत होती है। ठीक है, जबकि अफ्रीकी देशों में क्या होता है कि उसको जो है एक आप कह सकते हैं मैक्सी टाइप का वो होता है, उसको क्या होता है कि अब भारत की साड़ियाँ वो लपेटते लपेटते थक जाते हैं और वो निकल भी जाती है। तो भारत ने बनारसी साड़ियों को बिना उनका मार्केट रिसर्च किए भेज दिया, और फिर वहाँ क्या हुआ कि वहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी जो दुनिया में फेमस है वहाँ से रिजेक्ट हो गई। और वहीं चाइना के मार्केट में चाइना ने पहले वहाँ जाके अध्ययन किया कि वहाँ के लोगों को कैसी आवश्यकता है, किस प्रकार का वहाँ का प्रचलन है। तो उसने क्या किया, साड़ी को ही बनाया, लेकिन साड़ी को क्या किया, नीचे कुछ लहंगे टाइप का बना दिया, जिससे कि वहाँ पे पहनने में दिक्कत, समय भी ना लगे और क्या हो कि आसानी हो, सुविधा हो। तो इसी प्रकार से अब इस जो मार्केट भारत को कैप्चर करना था, वो दूरदर्शिता तथा मार्केट रिसर्च के अभाव में चाइना ने उस मार्केट को हड़प लिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि निर्यात संवर्धन के लिए जो परिषद होते हैं वो विदेशी मार्केट के अनुरूप जो है वस्तुओं का निर्माण करना इनका होता है काम। ठीक है, तो इसमें जैसे भारत की रबड़, चाय, ये सारी चीज़ें, रबड़, चाय, चमड़ा, कपास, इन सब में जो है अधिक जो है क्षेत्र ढूंढना, जिससे कि क्या हो सके कि अधिक जो है निर्यात हो सके। तंबाकू, मसाले आदि, इन क्षेत्रों में नए नए अवसर ढूंढना, जिससे कि अधिक को इंपोर्ट किया जा सके और विदेशों की माप के अनुरूप इसे पूरा किया जा सके। अब व्यापार बोर्ड हो गया। ठीक है, तो व्यापार बोर्ड में क्या होता है कि देखिए हमारा देश जो है निर्यात संवर्धन के लिए अगला स्टेप जो हमारी सरकार ने उठाया, व्यापार बोर्ड की स्थापना की। किसकी की? व्यापार बोर्ड की स्थापना। व्यापार बोर्ड की स्थापना। अब 1962 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड की स्थापना की, और 1972 में इसे क्या हो गया, पुनर्गठित किया गया। 62 में स्थापना और 1972 में इसे पुनर्गठित कर दिया गया। 72 में पुनर्गठित किया गया। अब पुनर्गठित इसलिए किया गया कि जो ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, तो इसको पुनर्गठित करके इसको एक मजबूत संस्था बनाएगा, पुनर्गठित किया गया। ठीक है, इसको क्या किया गया, मजबूत बनाया गया। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि 1972 में इसको पुनर्गठित किया गया। उसके बाद क्या होगा कि यह सरकार को सुझाव देता है कि उत्पादन का विस्तार किस सीमा तक किया जाए, उत्पादन का जो विस्तार है किस सीमा तक किया जाए, विकास किस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का किया जाए, निर्यात विपणन यानी कि जो निर्यात मार्केटिंग में है उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, वाणिज्यिक प्रचार कितना किया जाए जिससे कि अधिक से अधिक हमारा माल जो है विदेशों को बेचा जाए। तो इनका ये प्रमुख कार्य है, सुझाव देना है, विपणन के जो तकनीक हैं उनको सुझाव देना, प्रचार की समीक्षा करना आदि इनका काम होता है इस बोर्ड का। तो ये काम अब सुचारू रूप से कर रहा है। फिर आगे हो गया निर्यात जोखिम बीमा निगम। देखिए क्या होता है, जब विदेशों में क्या होता है, माल एक्सपोर्ट होता है, तो आपने माल विदेशों बाज़ार के अनुरूप आपने तैयार किया, क्योंकि वहाँ का बहुत चीज़ें पता नहीं रहती हैं। ठीक है, और अचानक जो है निर्यात किसी वजह से, युद्ध हो गया, किसी वजह से प्रभावित हुआ, तो ये बीमा निगम होता है। इसका काम होता है कि इन निर्यातकों का बीमा करता है। इससे क्या होते हैं कि इसे अब क्या है, निर्यात साख में गारंटी में परिवर्तित कर दिया गया है। किस में परिवर्तित कर दिया गया है? अब निर्यात साख गारंटी में परिवर्तित कर दिया गया। निर्यात साख गारंटी
में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका काम है कि जो निर्यातक हैं उनके जोखिमों को कम करना, जिससे कि वो हतोत्साहित ना हो किसी लॉस की वजह से। ये हो गया। अब प्रदर्शन संचालन एवं व्यापार विभाग। अब इसमें क्या होता है, प्रदर्शन संचालन एवं व्यापार विभाग में, इसमें भारतीय सामान के व्यावसायिक दृष्टि से प्रचार करना, जो विदेशों में है उनका प्रचार करना, उनका प्रदर्शनियों का नियमन एवं उनको प्रदर्शनी लगाना, जिससे कि अधिक प्रोत्साहित हो सके, प्रदर्शनी लगा के अपने देश की वस्तुओं को विदेशियों से आकर्षित करना, ये सारे काम इनके होते हैं। अब अगला होगा किस्म नियंत्रण। क्या होगा, किस्म नियंत्रण योजना। किस्म नियंत्रण योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि जो विदेशों में किस्में जाती हैं वो उच्च कोटि की जाएं, जिससे क्या होगी कि वहाँ पे जो है उनके जो उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अच्छे खासे उपभोक्ता होते हैं, मतलब उनके पास पैसा अधिक है विदेशों में, तो वो हमेशा अच्छी किस्म देते हैं। अब पता चला कि भारत का आम फेमस है विदेश में, अब वो सड़े सड़े जो वो आम होते हैं दांत में फंसने वाले, उनको भेज दिया, तो अब वो पता चला कि वो खाएं उसके बाद उसको दोबारा खरीदें ही ना। तो ऐसे चीज़ें भेजने का कोई मतलब नहीं है जो वहाँ पर एक किस्मदार ना हो, क्योंकि उनको अच्छा पैसा वो दे सकते हैं लेकिन उनको अच्छी चीज़ें भी चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छा आम, मीठा आम उनको भेजना है। यही किस्म नियंत्रण है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें वहाँ पे भेजना, जिससे कि जो कस्टमर है वहाँ का और अधिक डिमांड करे। अब विदेशी व्यापार संस्था, अगला क्या हो जाएगा, विदेशी व्यापार संस्था। इसकी स्थापना 1964 में क्या है, भारत सरकार ने की थी। इसका जो प्रमुख कार्य था विदेशी व्यापार संस्था का, इसका उद्देश्य जो था सरकार और उद्देश्य कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के संबंध में प्रशिक्षण देना। इसका जो प्रमुख कार्य सरकारी जो निर्यात करता है उनको, तथा वो व्यापारी जो कि निर्यात में शामिल होते हैं उनको बिक्री के संबंध में प्रशिक्षण देना। अंतर्राष्ट्रीय जो सेल्स होती हैं उनको प्रशिक्षित करना कि यहाँ पे कैसी मांग है, किस प्रकार से आप वस्तुएं बनाइए, किस प्रकार से आप वहाँ पे माल को भेजिए। तो ये आपके इस प्रकार से इसमें कुछ काम होता है। आगे हम इसमें देखेंगे, तो आगे हम बात करेंगे इसके संबंध में आप सभी से। तो यहाँ पे हम आप सभी से बात कर रहे थे कि निर्यात संवर्धन के लिए ये प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार जो है व्यापारिक समझौते भी विभिन्न देशों से करती है, जिससे कि व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने सुना होगा। तो अगला जो स्टेप होता है, क्या होता है, व्यापारिक समझौता होता है। व्यापारिक समझौता हम लास्ट में करेंगे, उसके पहले जो कुछ स्टेप हैं उनको हम देख लेते हैं। व्यापारिक समझौता याद रखिएगा, हम लास्ट में करने जा रहे हैं। फिर व्यापार संस्था का विकास। देखिए, निर्यात के लिए क्या होता है, कुछ संस्थाओं का विकास करना, जिससे कि अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, निर्यात संस्था का विकास। 1971 में इसकी स्थापना की गई। तब से ये निर्यात संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाई है और काफ़ी इसकी प्रशंसा भी हुई। तो निर्यात संस्था का विकास हुआ या निर्यात में विभिन्न सुविधाएं देती हैं। अब पुरस्कार योजना, प्रोत्साहन में एक पुरस्कार भी तो होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू किया गया। क्या क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना। भारत सरकार ने निर्यातकों को राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरुआत की है 1969 में। 1969 में यह योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि जो अधिक निर्यात करेंगे और जो क्रिएटिव निर्यात करेंगे उनको, उन निर्यातकों को क्या है, प्रति वर्ष पुरस्कार देना। असाधारण निर्यात संबंधी असाधारण कार्यों के लिए इनको पुरस्कार करना, जिससे कि ये अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो सकें निर्यात के लिए।
अगला हम स्टेप देखेंगे, एक और स्टेप हमारा बचता है क्या है, व्यापार विकास अधिकरण। व्यापार विकास अधिकरण, इसकी भी स्थापना कब की गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। 1971 में इसकी भी स्थापना हुई थी। किसकी, व्यापार विकास अधिकरण की स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, तो इसका भी यही उद्देश्य था कि इसका लक्ष्य जो है निर्यातकर्ताओं को एवं सरकार को विस्तृत प्रबंध सेवाएं उपलब्ध करना। इसका उद्देश्य था कि निर्यात को विस्तृत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना। ये इसका मेन पर्पस था इस व्यापार उद्योग की। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि निर्यात जोनों की स्थापना की गई है। तो निर्यात जोनों की अब दो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, एक तो हम देखेंगे कि विदेशों से समझौते, और उसके बाद एक हम और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि क्या निर्यात जोनों की स्थापना, कुछ ऐसे जोनों की स्थापना की गई जिससे कि क्या हो गया कि वहाँ पे व्यापार सिर्फ निर्यात के लिए वस्तुओं का उत्पादन हो। तो क्या हो गया, ये हमारा 9वां पॉइंट होगा, निर्यात जोनों की स्थापना। जैसे आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसी की तर्ज पे इनकी स्थापना की गई, जोनों की स्थापना। ये कहाँ कहाँ पे हैं इसको देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो इस 7 जोन हैं, जिसमें कि 7 जोन हैं, 7 जोन। पहला आपके यूपी का नोएडा है, नोएडा यूपी, कोच्चि केरल। कौन कौन से हो गए, नोएडा जो आपका यूपी में है, कोच्चिन केरल में हो गए, सांता क्रूज ये कहाँ है, मुंबई में है, आपको पता है। ठीक है, तो नोएडा हो गया, कोच्चि हो गया, सांता क्रूज हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई आपका हो गया, चेन्नई में भी इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, निर्यात जोनों की स्थापना। विशाखापट्टनम और फाल्ता, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, कौन सा है, फाल्ता है। तो इन 7 जोनों की स्थापना की गई। इन क्षेत्रों को इसीलिए चुना गया कि यहाँ पे जो निर्यात की जा सके वस्तुएं, उन्हीं का उत्पादन किया जाए, जिससे कि किसी भी देश में क्या होगा, निर्यात की स्थिति को अच्छा किया जा सके। अब है व्यापारिक समझौता, जिसे कि आप लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, भारत सरकार जो है विभिन्न देशों से ऐसा प्रयास करती है कि जो है जहाँ पे निर्यात के बहुत अच्छे अवसर हैं, वहाँ व्यापारिक समझौता करती है। तो 10वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, व्यापारिक समझौता। व्यापारिक समझौता ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा नोट करना होगा, समझना होगा। देखिए, व्यापारिक समझौता क्या होगा, भारत अपने पड़ोसी देशों से या अपने निर्यात के लिए ये बहुपक्षीय या द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। कई समझौते किए हैं निर्यात बढ़ाने के लिए, जिससे विदेशों के व्यापार भारतीय वस्तुओं के लिए खुले हैं। जो विदेशी मार्केट है वो भारतीय वस्तुओं के लिए इस एग्रीमेंट के द्वारा खुले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समझौते, जिससे क्या हो गया कि भारतीय माल का निर्यात भुगतान रुपए में किया जाने लगा, और उससे समझौते भी विभिन्न प्रकार के हुए हैं। तो जैसे कि किस प्रकार के, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि 2 देशों के बीच में फ्री व्यापार समझौता होता है। FTA जिसे नाम से ज़्यादा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2 देशों के बीच या कई देशों मिल के करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कई देश मिलके आपस में करते हैं या 2 देश मिलके करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे आयात निर्यात मुक्त हो जाता है। यानी कि आयात निर्यात में कोई रोक-टोक नहीं, बहुत कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, और उसमें टैक्स फ्री भी चीज़ें होती हैं। इसमें से श्रीलंका से भारत ने सबसे पहले श्रीलंका से 1998 ईस्वी में ये समझौता किया गया। कब किया गया, 1998 में श्रीलंका से FTA पर समझौता किया गया। सिंगापुर से 2005 में, सिंगापुर
2005 में आप देते हैं सिंगापुर से बहुत ज़्यादा भारत में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, FDI आता है, क्योंकि यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो विदेशी लोग भी इस रास्ते से आते हैं जिससे कि टैक्स का भुगतान ना करना पड़े। मलेशिया से 2011 में, मलेशिया 2011, इसके अलावा एक और देश से 2011 में ही समझौता किया गया जो कि भारत का एक अच्छा मित्र माना जाता है, जापान 2011 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। तो ये महत्वपूर्ण देश है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापारिक समझौता वही समझौता होता है जिसमें दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो सके, यानी कि उनमें कर तथा जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उसको अधिक ना उठाना पड़े, तो ये आपका जो है अधिक समय ना लगे और आसानी से व्यापार हो सके। तो ये हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक एंड इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, खासकर FTA जो है इससे पूछ सकता है। तो ये रही वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए जीवन को और मस्त रहिए। थैंक यू।